Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 4 which is chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding तो अब तक हमने सारी एक्सप्लेन कर ली. अब हम आते हैं बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पे. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी वेस्पर थ्योरी. ठीक है, अब देखो बेटा अब तक हमने कुछ स्ट्रक्चर्स की जरूर है इन दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की थी एंड हमने लुईस स्ट्रक्चर्स की थी. लेकिन लुईस स्ट्रक्चर्स की कुछ लिमिटेशंस थी. ठीक है, क्या लिमिटेशंस थी लुईस स्ट्रक्चर की? पहले आप लिमिटेशंस ही लिख लो बेटा, क्या थी लुईस स्ट्रक्चर की. लुईस स्ट्रक्चर की लुईस थ्योरी की ये लिमिटेशन थी कि वो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर, शेप एंड ज्योमेट्री इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक है, लुईस डिड नॉट एक्सप्लेन actual geometry and shape of molecule. वो मोलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक है, अगर वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देखो उसने शेप्स कुछ ली है ना, जैसे ओजोन की स्ट्रक्चर ली थी, सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फेट आयंस की, नाइट्रिक एसिड की, बहुत सारी उसने स्ट्रक्चर्स तो ली थी, लेकिन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डॉट स्ट्रक्चर है ना. लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से उसने क्या है अरेंज किया, सिर्फ उस तरीके से उसने थोड़ी सी बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन पूरा प्रॉपर हर एक स्ट्रक्चर के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, जिसको एक्सप्लेन किया था वेस्पर थ्योरी ने. ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी क्या होती है? पहले तो अगर हम वेस्पर की फुल फॉर्म करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी? ठीक है, क्या फुल फॉर्म होगी वेस्पर की? देखो V is used for valence, then S is used for shell, E is used for electron, P is used for pair and R is used for repulsion. इसके पूरे नेम से ही हमें पूरी वैलेंस जो वेस्पर थ्योरी है वो एक्सप्लेन हो जाती है. क्या है बेटा? V फॉर वैलेंस. ठीक है, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी. मतलब इस थ्योरी के बारे में, किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है वो तो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. कैसे एक्सप्लेन करना है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर्स. कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना, हमारे पास बेटा कोई भी एटम है, एटम के कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड और आता है, रिपल्शन. ठीक है, अब देखो बेटा जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? सभी पे नेगेटिव. अगर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल तो करेंगे ना. फिर उस रिपल्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था वेस्पर थ्योरी में. ठीक है, क्या चीज था बेटा कि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे देखो हम कोई भी बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे मान लो हम वाटर बना रहे हैं ना, वाटर में क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं है ना. तो अब बेटा क्या है, इन दोनों हाइड्रोजन्स को ऑक्सीजन किस तरीके से अरेंज करे कि देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो किसकी वजह से बना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका आया? सेंट्रल एटम का. एक आया हाइड्रोजन का. यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन. किस तरीके से ये दोनों आपस में अरेंज हो कि यहाँ पे क्या है? रिपल्शन मिनिमम हो. ओनली बेटा यहाँ पे ये दो बॉन्ड पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर्स भी तो इंक्लूडेड है. ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन ने सिर्फ ये नहीं देखना कि इस बॉन्ड को उसने किस तरीके से अरेंज करना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, उसने ये भी देखना है कि लोन पेयर्स को भी किस तरीके से अरेंज करे कि हमारे पास देखो टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स बनते हैं.
एक ये वाला लोन पेयर, एक ये वाला लोन पेयर, 2 पेयर्स बन गए। तीसरा है हमारे पास बॉन्ड पेयर, एक ये वाला, फोर्थ ये वाला बॉन्ड पेयर। मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो हमारे पास 4 हैं इन दी वाटर, है ना। ऑक्सीजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वो बेटा जो रिपल्शन होगी वो इस रिपल्शन की वजह से जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर्स की एंड बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट करेगा इस बेसिस पे कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, कि ऑक्सीजन किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करे कि मिनिमम रिपल्शन हो। इस चीज को एक्सप्लेन किया था वेस्पर थ्योरी में। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करते हैं कि किस तरीके से हम लें कि मिनिमम रिपल्शन हो। उससे पहले हम वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं, है ना। एंड पोस्टुलेट्स को हम साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कौन से वैलेंस। ठीक है, मतलब जब भी हमने बात करनी है, ठीक है, हमने बेटा ये चीज तो लोई स्ट्रक्चर में देखी थी कि सेंटर में हम चलो कोई भी ले लेंगे सेंटर में, वैसे तो वो लिया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। अगर हमें पता नहीं चल रहा कि सेंटर में कौन सा है तब, ठीक है, लेकिन हम कोई भी लेके चल सकते हैं सेंटर में। अगर मान लो हम वाटर की बात कर रहे हैं, अब अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को ही सेंटर लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड ही तो सारे बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, है ना। नाइट्रोजन की बात करेंगे कि इसके अराउंड भी तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ठीक है, मतलब जरूरी ऐसा नहीं होता है कभी भी कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको ही हम क्या दें, सेंटर में दें। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल देख के पता चल जाएगा कि कौन सा हमने सेंट्रल एटम लेना है। क्लियर है। अब देखो क्या बोला इन्होंने, चलो हम वाटर की बात कर रहे थे, वाटर का तो हमने एक बार देख ही लिया। अब अमोनिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, NH3 के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, कि मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे सेंट्रल एटम मान के चलेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान के चलेंगे, है ना। तो जो भी हमने सेंट्रल एटम्स लिए हैं, सेंट्रल एटम के पहले हम क्या लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी बेटा, इन सेंट्रल एटम्स पे डिपेंड करेगी। क्लियर है। चलिए सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपेल वन अनदर ड्यू टू सेम चार्ज। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। क्यों रिपेल कर सकते हैं, बिकॉज उन पे सेम चार्ज है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में इस तरीके से अरेंज है। इस तरीके से अरेंज करने की बजाय अगर मैं दोनों पेयर्स को क्या है, वैसे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और भी है, लेकिन ऐसा सिर्फ एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन छोड़ो, कोई भी ए ले लो, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, ये किस तरीके से अरेंज करे, इस तरीके से अरेंज करेगा या इस तरीके से अरेंज करने से रिपल्शन मिनिमम होगी। ऑब्वियसली रिपल्शन मिनिमम इस तरीके से होगी ना। तो ये अरेंज इस, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अगर रिपेल करेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि ये रिपेल हो, अगर रिपेल करेंगे तो इसका मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि अभी तो रिपल्शन हो रही है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होंगे, जब उनमें क्या हो जाएगी, कोई रिपल्शन नहीं आएगी, वो बिल्कुल एक जगह पे टिक गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो रिपल्शन हो सकती है ना, मतलब थोड़ी बहुत ही मूवमेंट हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी अब भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि अब ये बहुत दूरी पे है, मैक्सिमम दूरी पे है, मिनिमम रिपल्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अरेंज करेंगे। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एट द सर्टेन डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से कुछ डिस्टेंस या कुछ पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे कि उनमें जो रिपल्शन है वो क्या हो, मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। ठीक है, फोर्थ देखो, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखो मान लो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, 2 डबल
डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी ये क्या लेके चले थे, इन डबल बॉन्ड्स को एज अ सिंगल बॉन्ड ही मान के चले थे। चाहे आप इसकी लिमिटेशन मान लो, ये ठीक है, लिमिटेशन भी ये हो सकती है, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे क्योंकि वेस्पर ने बोला ही ऐसा है हमें करने को। उसने जो अपनी थ्योरी की वो इस बेसिस पे की कि वो जो डबल बॉन्ड थे वो किस तरीके से लेके चला था, उसको एक सिंगल बॉन्ड ही मान के चला था, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा हमारा फिफ्थ पॉइंट में क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे बेटा रिपल्शन की बात हो रही है, ठीक है, रिपल्शन की बात हो रही है कि दो अगर हम लोन पेयर्स लें, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर लोन पेयर से कम रिपल्शन किसमें होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। एंड देन बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, लोन पेयर्स है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं टू मूव, ठीक है, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं वो, तो इसका मतलब, लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो क्या है, बाउंड हो जाते हैं, वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। तो इसी वजह से बेटा लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं। अगर मूव करते करते मान लो वो बहुत नजदीक आ गए तो उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड पेयर तो मूव नहीं करते हैं ना, वो तो एक बार ही बन गए तो उस जगह पे क्या है, टिके रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनमें रिपल्शन कम होती है, लोन पेयर में ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन क्या है, लोन पेयर जो है वो तो मूव कर सकता है, अगर बॉन्ड पेयर नहीं मूव कर सकता तो लोन पेयर घूम के बॉन्ड पेयर के पास भी तो आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके, इसीलिए हम बोलते हैं कि लोन पेयर में रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड उससे कम बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो बेटा ये 5 पोस्टुलेट थे वेस्पर थ्योरी के। इन 5 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ही हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना ये सारे पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब पोस्टुलेट्स सारी हो गई, अब हम देखते हैं कि इन पोस्टुलेट्स का यूज करके हमने क्या करना है बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो बेटा अब हम करते हैं स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन कि अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी, जो भी वेस्पर थ्योरी ने हमें बोला उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। अब देखो बेटा स्ट्रक्चर में हम 2 चीजें फाइंड आउट करेंगे, एक तो हम फाइंड आउट करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एक करेंगे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। शेप भी पता करेंगे, ज्योमेट्री भी पता करेंगे। ऑब्वियसली बेटा शेप एंड ज्योमेट्री में क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे। ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर्स को भी देखते हैं प्लस लोन पेयर्स को भी देखते हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर को भी देखा जाता है, लोन पेयर को भी देखा जाता है जब हम ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। लेकिन जब हम शेप देखते हैं ना बेटा, शेप में हम लोन पेयर्स को नहीं देते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर्स को देते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज, जब भी हमने स्ट्रक्चर देखनी है 2 तरीके से देखनी है, एक तो ज्योमेट्री देखेंगे मॉलिक्यूल की, एक शेप देखेंगे। जब हम ज्योमेट्री देखेंगे तब हम क्या चीज देखेंगे कि जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को लेके चलेंगे, बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड करना है, लोन पेयर भी इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन जब हम शेप की बात करेंगे तो शेप में हमने लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देना है, ओनली किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बॉन्ड पेयर्स पे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा मॉलिक्यूल है हमारे पास एक AB2 टाइप मॉलिक्यूल होगा, मतलब हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा होगा, A, उसके अराउंड हमने अरेंज करने हैं B2 मॉलिक्यूल्स को। अब देखो बेटा जो मैं B लेके चलूंगी ना, यहाँ पे देख लेना, B में किनको लेके चलूंगी, बॉन्ड पेयर्स को या फिर बॉन्ड्स को, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये मान के चल सकते हो कि बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, किसी मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही बन रहे होंगे। अब हमारे पास एक तो A मॉलिक्यूल है, ठीक है, A मॉलिक्यूल है, A मॉलिक्यूल के साथ 2 हमारे पास A एटम के साथ 2 B एटम्स हमारे पास जुड़े हुए हैं। एक बार अरेंज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, मैंने अभी लोन पेयर की बात ही नहीं
करनी है। सबसे पहले हम करी विदाउट लोन पेयर्स लेते हैं, यहाँ पे लिख ही लो बेटा, विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है AB2। तो अगर हमारे पास लोन पेयर है ही नहीं, मतलब लोन पेयर कोई है ही नहीं, तो इसके लिए ज्योमेट्री एंड शेप हमारे पास क्या होगी, सेम। ठीक है, ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों देखते हैं। अगर लोन पेयर है ही नहीं तो लोन पेयर को 0 मान के चलोगे, बचा क्या, ओनली बॉन्ड पेयर। शेप में तो होता ऑलरेडी बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब जब लोन पेयर नहीं होंगे तब ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब लोन पेयर्स नहीं होंगे तब ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होंगे, लेकिन जब लोन पेयर्स नहीं है तब जब लोन पेयर्स हैं तब ज्योमेट्री एंड शेप डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम विदाउट लोन पेयर की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या होंगी, सेम ही होंगी। क्लियर है? अब देखते हैं बेटा AB2 मॉलिक्यूल। AB2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दी वेस्पर थ्योरी मिनिमम रिपल्शंस हो इनमें बॉन्ड पेयर्स के बीच में। अब देखो बॉन्ड सिर्फ 2 ही बनेंगे। मान लो मैंने A यहाँ पे ले लिया, B यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से खुद को अरेंज करेंगे कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये क्या करेंगे बेटा, खुद को 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर लेंगे। दोनों बॉन्ड्स जो हैं, दोनों बॉन्ड पेयर्स जो हैं, वो क्या है, खुद को 180 डिग्री के एंगल पे बना लेंगे ताकि इनमें क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है मिनिमम रिपल्शन के लिए AB2 टाइप की। इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को एंड इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। इसकी शेप एंड ज्योमेट्री सेम ही होगी, क्या होगी बेटा, लीनियर। ठीक है, इसमें क्या चीज इंक्लूड है, 2 बॉन्ड पेयर्स इंक्लूड है। समझ में आया? इसकी अगर बेटा हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है BeCl2। ठीक है, Be सेंट्रल एटम होगा, इसमें क्या होंगे, 2 क्लोरीन लीनियरली खुद को अरेंज कर रहे होंगे। शेप एंड ज्योमेट्री दोनों क्या होंगी, इसकी लीनियर। इसकी अगर आपको शेप कोई पूछे तब भी लीनियर, ज्योमेट्री कोई पूछे तब भी लीनियर। क्लियर है बेटा? अब अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर भी कुछ इस तरीके से ही है। उसमें ऑक्सीजन क्या है, A, H2 क्या है, B2। ठीक है, बट ये लीनियर नहीं होता है। ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल बेटा नहीं है। दिखने में लग रहा है बट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है। ये कैसे पता चलेगा किसमें लोन पेयर्स है किसमें नहीं है, वो पता चलेगा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना। ठीक है, अब देखो जो हमारा बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम जो है, बेरिलियम मॉलिक्यूल का एटम का एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2। 1s2 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो ओनली वैलेंस चाहते हैं। वैलेंस कौन सी है, इसकी 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके वैलेंस में कितने, ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं बेरिलियम के। ठीक है, इसका मतलब कोई और इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, इसीलिए AB2 टाइप। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s2, 2p4। ठीक है, या फिर सिंपल आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 4 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ठीक है, अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो क्या है, 2 के साथ तो ये क्या बना रहा है, H2 के साथ बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पड़े हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर्स। ठीक है, 2 लोन पेयर्स बचे हैं, तो उसको भी तो अरेंज करना है। लेकिन अभी यहाँ मतलब ये क्या है, AB2 टाइप नहीं है, इसके पास 2 लोन पेयर्स भी बचे हैं। तो इस टाइप में तो ये नहीं है, मतलब विदाउट लोन पेयर्स में तो है ही नहीं। विद लोन पेयर्स जब करेंगे तब देखेंगे H2O की ज्योमेट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक तो हमने कर दिया AB2 टाइप, सेकेंड हम करते हैं बेटा AB3 टाइप।
अरेंज करें कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो बेटा उनको अरेंज किया जाता है ट्राइगोनली, मतलब एक ट्रायंगल के जैसे। बी एक ट्रायंगल बन गई ना बेटा, ये देखो यहाँ पे बी एंड बी, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। एंड ये क्या है बेटा, एंगल जो होगा यहाँ पे 120 डिग्री का। ठीक है, मान लो ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, मेरा हैंड एक प्लेन है, तो प्लेन पे पड़े हैं, एक यहाँ पे पड़ा होगा, एक यहाँ पे पड़ा होगा मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, मतलब प्लेनर है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ए क्या है, सेंटर में पड़ा है। तो इसकी बेटा जो शेप या ज्योमेट्री होगी वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या ज्योमेट्री होती है, प्लेन में है तो प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल बिकॉज ट्रायंगुलर बना रहे हो तो ट्रायंगुलर नहीं लिखना, इसको लिखा ही ट्राइगोनल प्लेनर जाता है। ठीक है, एंड बेटा इसकी एग्जाम्पल जो है दैट इज BCl3। ठीक है, BCl3 इसकी क्या होगी एग्जाम्पल। अब हम हमारी थर्ड टाइप देखते हैं। एक तो AB2 टाइप कर ली, AB3 टाइप कर ली, अब हम बात करते हैं AB4 टाइप की। AB4 में क्या है बेटा, हमारे पास A है, ये खुद को किस तरीके से अरेंज करें कि क्या हो, इनमें मिनिमम रिपल्शंस हो। ठीक है, मान लो मैंने इनको एक बारी स्क्वायर फॉर्म में एडजस्ट कर दिया, स्क्वायर फॉर्म में एडजस्ट कर दिया, लेकिन जब हम स्क्वायर फॉर्म में एडजस्ट करेंगे ना बेटा, अगर हम ये एंगल्स देखेंगे, ये एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब मैं एक और तरीके से इनको अरेंज करती हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे बेटा स्क्वायर में हमने अरेंज किए थे। ठीक है, इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया, यहाँ पे बी ये बेटा इस तरह मैंने प्लेन में अरेंज नहीं किया है, इनको अरेंज किया है इस तरीके से, इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक सेंटर होगा, एक बाहर को निकला हुआ है। अगर मान लो ये दोनों प्लेन में हैं, तो ये क्या है, प्लेन के बाहर निकला हुआ है। समझ में आया, इस तरीके से हम अरेंज करेंगे इनको, मतलब तीनों को एक प्लेन पे अरेंज नहीं किया हुआ, इन तीनों को मतलब इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट इस तरीके से, एक जो है, जो हमारा ये सेंटर वाला बी है ना, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ है, इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। अब बेटा जो एंगल होगा ना इन चारों के बीच, ये मतलब नहीं है कि इन दो बी एटम्स में जो एंगल है वो कम होगा, सभी के बीच में जो एंगल है वो सेम ही होगा। ठीक है, इसका बेटा जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, इतना एंगल होता है। अब देखो एक तो है हमारा 90 डिग्री, एक है 109.5 डिग्री, ज्यादा एंगल किसमें है, इसमें है, इसका मतलब मिनिमम रिपल्शन किसमें होंगी, ऑब्वियसली इसमें होंगी। इसमें एंगल कम है तो रिपल्शन होने की प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पे एंगल ज्यादा हो गया, इसका मतलब रिपल्शन कम होगी। तो जब भी AB4 टाइप होगा तो वो कौन सी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा, कौन सी स्ट्रक्चर में अरेंज होगा, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है, अब देखो बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो हमारी हो गई। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होगी CH4, C होगा सेंटर में, यहाँ जहां पे हमने B लगाया है वहां पे हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारी फोर्थ टाइप, दैट इज AB5 टाइप। बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी स्ट्रक्चर AB5 टाइप। AB5 में हम क्या करेंगे, पहले हमने A लगाया। ठीक है, A के 3 मॉलिक्यूल्स, जो B के 3 हमारे एटम्स हैं वो A के अराउंड एज अ ट्रायंगल अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 B B B। ठीक है, 3 तो हो गए, अब बचे दो क्या होंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, किस तरीके से है, मान लो हमारे पास क्या है, मेरा हैंड क्या है, प्लेन है, जैसे हमने पहले बनाया था, मेरा हैंड प्लेन है। यहाँ पे हमने क्या
लगाया, एक बी एटम सेंटर में क्या है ए, यहाँ पे एक बी एटम है, यहाँ पे भी एक बी एटम है, एक बी एटम यहाँ पे, ठीक है। 3 ट्रायंगल वाले तो अरेंज हो गए। अब जो 2 ऊपर वाले नीचे वाले बचे, इसका क्या मतलब है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। समझ में आया? एक और तरीके से समझा सकती हूँ बेटा मैं आपको। मान लो ये हमारी कॉपी एक प्लेन के जैसे है, ठीक है, कॉपी प्लेन के जैसे है। कॉपी के सेंटर पे क्या पड़ा है, ए मॉलिक्यूल, ठीक है। कॉपी के सेंटर पे ए एटम पड़ा है, यहाँ पे एक बी एटम है, एक बी एटम यहाँ पे है, एक बी एटम यहाँ पे, 3 बी एटम अरेंज हो गए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 3 बी एटम अरेंज हो गए। अब जो 2 बचे, एक ऊपर की तरफ बी, एक नीचे की तरफ बी, ठीक है। इस तरीके से ये वाली हमारी स्ट्रक्चर होती है। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, ट्राइगोनल, क्योंकि पहले भी तो हमने ट्राइगोनल ही लिया था, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ये जो 2 बने हैं वो क्या है, पिरामिड्स बन गए, तो क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी शेप या ज्योमेट्री होती है, दोनों सेम होंगी शेप ज्योमेट्री, बार बार बता रही हूँ ताकि आपको भूले ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब बेटा इसमें एंगल्स की अगर हम बात करें, इनमें बेटा सारे एंगल सेम नहीं होते। अब तक हमने 3 स्ट्रक्चर्स की, इससे पहले वाले उन तीनों स्ट्रक्चर के एंगल सेम थे, लेकिन इसके एंगल सेम नहीं होते हैं। इसके बेटा जो ट्रायंगल वाले एंगल्स होते हैं ना, वो होते हैं 120 डिग्री के, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सियल वाले होते हैं ना, उनमें बेटा 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारे ट्रायंगल वाले एंगल्स हैं दैट इज 120 डिग्री, ये वाले 120 डिग्री वाले हैं, एंड जो ये वाले हैं दैट आर 180 डिग्री, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि एक हमारे ये वाले पिरामिड्स वाले एंड एक ट्रायंगल वाले जो एंगल है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। 3 तरह के एंगल इसमें इन्वॉल्व होंगे। ट्रायंगल वाले में 2 ट्रायंगल्स वाले अगर हम देखेंगे, कोई भी 2 उठा लो ट्रायंगल वाले, उसमें 120 डिग्री का। अगर 2 मैं उठा लूं पिरामिड्स वाले, एक ऊपर एक नीचे वाला, उनका ऑब्वियसली 180 डिग्री का, ठीक है। एंड अगर मैं एक पिरामिड वाला उठा लूं, एक ट्रायंगल वाला उठा लूं, इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात और, जो हमारे ट्रायंगल्स वाले एंगल है ना, ट्रायंगल वाले एंगल्स हैं, उनको बोला जाता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एंगल्स, इक्वेटोरियल एंगल या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे हम, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। एंड जो बॉन्ड होंगे हमारे ये वाले पिरामिड वाले जो बॉन्ड्स होंगे, उनको बोला जाता है बेटा एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक तो हमारे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड जो ट्रायंगल वाले हैं, एक है एक्सियल बॉन्ड जो ऊपर नीचे वाले। क्लियर है बच्चों? चलो ये 4 टाइप्स होगी, अब एक बची है वो भी कर लेते हैं। विदाउट लोन पेयर वाली एक ही टाइप बची है, वो करते हैं, दैट इज AB6। इसको बेटा साथ साथ में लिखते जाना, तभी आपको पता चलेगा ये। अब 5th टाइप है हमारी AB6 टाइप। AB6 में क्या होता है, A होता है सेंटर में, 6 एटम्स किस तरीके से अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। इसको बोला जाता है बेटा, इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, एंड इसकी एग्जाम्पल है बेटा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। AB5 की बेटा मैं एग्जाम्पल देनी भूल गई, AB5 की एग्जाम्पल होती है PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इसकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है बेटा? ये हमने 5 टाइप्स की हैं, जो किसकी हैं, विदाउट लोन पेयर। लेकिन अभी हमारे पास
बहुत काम पड़ा है। क्या करना है, विद द लोन पेयर शेप एंड ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है। यहाँ तक तो शेप एंड ज्योमेट्री सभी की सेम थी, लेकिन अब चेंज होगी शेप एंड ज्योमेट्री। लेकिन इसके लिए आपको ये याद जरूर रखना है कि विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है, विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री कैसी आई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम शेप एंड मॉलिक्यूल बता सकेंगे विद लोन पेयर्स वाले, ठीक है। तो ये 5 जो हमने टाइप्स की हैं, इन 5 टाइप्स की आपकी ज्योमेट्री एंड शेप आपको पता हो, तभी आपको नेक्स्ट हमारा जो विदाउट लोन पेयर्स वाले हैं वो समझ में आएंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो अब हम वही करते हैं। चलो बेटा, अब हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स। अब तक हमने जो की थी वो क्या की थी, विदाउट लोन पेयर। अब हम करते हैं विद लोन पेयर्स, ठीक है। तो देखते हैं कि विद लोन पेयर्स हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट हम जो इसमें एक चीज पहले देख के चलते हैं कि यहाँ पे बेटा जो ज्योमेट्री होगी एंड शेप होगी, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या होंगी बेटा, डिफरेंट, सेम नहीं आएंगी, क्या होंगी, डिफरेंट। इस चीज को नोट करके रखो, हमारे पास ज्योमेट्री एंड शेप दोनों चीजें क्या होंगी, इसमें डिफरेंट होंगी, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी बेटा, अब हम ये देखते हैं कि विद लोन पेयर हमें इस तरीके की 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये 7 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 7 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं AB2E, ठीक है। AB2E में बेटा क्या है, हमारे पास सेंटर हमने कौन सा लेके चलना है, A, ठीक है। B क्या होंगे, हमारे पास 2 जिनके साथ वो बॉन्ड पेयर बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। एंड E बेटा यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स को E के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक E है, इट मीन्स 1 लोन पेयर। तो A, ठीक है, जिसके पास क्या है, 2 बॉन्ड्स हैं एंड एक लोन पेयर, ठीक है। तो उसकी देखते हैं ज्योमेट्री शेप क्या होगी। ज्योमेट्री में बेटा हमने क्या चीज देखनी थी, देखो ज्योमेट्री में तो दोनों चीजें देखनी थी। बॉन्ड पेयर इसमें कितने होंगे बताओ, बॉन्ड पेयर बेटा इसमें कितने होंगे, 2, लोन पेयर कितने होंगे, 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे पास, 3। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे तब हमारे पास, या फिर 3 बॉन्ड पेयर जब थे हमने देखा था, तो ज्योमेट्री क्या बनी थी हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के टाइम पे ज्योमेट्री क्या बनी थी, AB3 टाइप, मतलब क्या बनी थी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बेटा इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन व्हाट अबाउट शेप, शेप क्या होगी, तो इसके लिए हम देखते हैं, एक तो बेटा हमारे पास है सेंट्रल एटम, क्लियर है, सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम तो ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्या है बेटा, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। देखो हमने ट्रायंगल लेनी थी, इस तरीके से ट्रायंगल लेनी थी, हमने पहला ज्योमेट्री बना लेनी है, ज्योमेट्री बना ली। अब इसके तो जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं उनको हमने क्या ले लिया, 2 जो बॉन्ड पेयर्स हैं, तीनों जो है वो इक्विवेलेंट है, सभी में सेम बॉन्ड्स है ना, तो इसीलिए सेम एंगल है, इसीलिए हम क्या लेंगे, 2 को तो BB चिपका दिया है ना, दोनों बॉन्ड्स पे BB एटम्स रख दिए। एक जो हमारा बच गया बेटा, वहां पे हम क्या लगाएंगे, लोन पेयर। ये क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हमने 2 लोन पेयर्स लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से इसकी क्या होगी बेटा, ये होगी इसकी शेप। अब अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बन रही है, लेकिन इसकी शेप देखेंगे, शेप में हम लोन पेयर नहीं देखते हैं ना, तो शेप में हम लोन पेयर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। इसकी शेप क्या बन जाएगी, ये देखो, ये शेप क्या है, V, उल्टी V है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, V शेप। इसको बेंट शेप भी बोला जाता है, ठीक है, एंड इसको एंगुलर शेप भी बोला जाता है, ठीक है। V शेप, बेंट एंड एंगुलर, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर V या बेंट का यूज किया जाता है, कभी कई बुक्स में एंगुलर भी लिखा होता है, ठीक है। तो इससे अच्छा आप तीनों याद करके चलो, ठीक है, ये तीनों नेम है इसके, क्लियर है। ये होगी शेप हमारी AB2E टाइप की, क्लियर है बच्चों। अब अगर हम इसकी क्या दें, एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल इसकी है SO2, ठीक है।
एग्जाम्पल में बेटा हम किस तरीके से लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, इसकी स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। सल्फर होगा हमारा सेंटर, ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन के साथ, एंड एक क्या होगा बेटा, लोन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को भी ये क्या मान के चला था, डबल बॉन्ड को ऑब्वियसली इसने सिंगल बॉन्ड ही माना था। ठीक है, तो वो बना देंगे। अब अगर आपको ना पता चले कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बनना है तो क्या होगा, वही हम क्या देखेंगे बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज ऑक्सीजन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने यहाँ पे यूज कर लिए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पड़े लोन पेयर्स की फॉर्म में। क्लियर है बेटा, तो ये है SO2 की स्ट्रक्चर। देन आती है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टाइप AB3E। ठीक है, AB3E टाइप करते हैं। जो AB3E टाइप है वो क्या है, A हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब B3E टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने यूज हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम देखेंगे तो कितने होंगे इसमें, देखो 3 तो है बॉन्ड पेयर प्लस 1 है लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए इसमें। ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, स्ट्रक्चर क्या थी बेटा वहां पे, टेट्राहेड्रल, उसकी ज्योमेट्री क्या बनती थी, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे हम पहले टेट्राहेड्रल की तरीके से अरेंज कर देते हैं, ऐसा ही था। अब हमारे पास 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर को हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, एक ले लेंगे यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है बेटा, एक ले लेंगे लोन पेयर। तो इसकी बेटा अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। बट अगर हम इसकी शेप देखेंगे, शेप में हम लोन पेयर नहीं देखते हैं ना बेटा, शेप में हमारे पास ओनली ये 3 आ जाएंगे, लोन पेयर को हमने इग्नोर करना है। तो शेप इसकी क्या होगी बेटा, पिरामिडल। इस शेप को बोला जाता है पिरामिडल शेप। क्लियर है बेटा, इस तरीके से हम इनको अरेंज कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल होती है बेटा NH3। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे, लोन पेयर्स। ठीक है, ऐसे कर लिया करो बेटा, जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स देख लो, बाद में क्या देखो उसके साथ कितने एटम्स जुड़े हैं, वो एटम्स खुद क्या बनाना चाहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में इंक्लूड हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो क्या होंगे, लोन पेयर, क्योंकि और भी बॉन्ड ही नहीं बना था। ठीक है, तो इसकी शेप एंड ज्योमेट्री लर्न करो। ठीक है, अब देखते हैं हमारी थर्ड टाइप। ये तो देखो क्या है थर्ड टाइप, AB2E2। AB2E2 मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 2 लोन पेयर हैं, टोटल तो हमारे पास हुए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम हम क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 तो हमने क्या है, बॉन्ड बनानी है। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, 2 हमारे पास फिर क्या बचते हैं, लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर्स है ना, 2 E2 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर्स आएंगे। अब बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, थोड़ा सा इसको घुमा दें, घुमाने से ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बन जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, इस तरीके की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी AB2E2 टाइप। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, लोन पेयर्स तो हमने लेनी नहीं, ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन इसकी शेप क्या बनेगी बेटा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है क्योंकि 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एंड जो इसकी शेप है, शेप इज V शेप।
पेयर की थी ना, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा AB4E। अब मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे इसमें, AB4E में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 5, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। जब 5 होते हैं तब क्या बनता है, क्या शेप होती है तब, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हमारे पास 3 एटम्स होंगे ट्रायंगल पे, इक्वेटोरियल पे, 2 होंगे एक्सियल पोजीशन पे। ये होती है हमारी ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ये डिफरेंट क्या होगी, शेप। एक चीज याद रखना बेटा, इसमें ये है ओनली इसी स्ट्रक्चर में ये कंफ्यूजन है, बाकी कोई भी नहीं, क्योंकि बाकी सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती हैं। सिर्फ इस स्ट्रक्चर में एक चीज इक्विवेलेंट नहीं आएगी, क्या चीज, कि इसमें 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं, एक तो है एक्सियल बॉन्ड, एक है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हमें लोन पेयर को लगाना है, तो अगर हम एक्सियल पोजीशन पे लगाएंगे तो अलग आएगी हमारे पास शेप, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे तो अलग आएगी हमारे पास शेप। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है बेटा कि अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएं ना, तब हमारे पास जो रिपल्शंस होती हैं वो मिनिमम होती हैं जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है कि लोन पेयर्स को हमेशा हमने कहाँ पे लगाना है, जहां पे हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो हम इस लोन पेयर को इस पोजीशन पे लगाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर विद बी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके से बनी है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा सी-सॉ। ठीक है, क्या बोला जाता है, सी-सॉ। ये शेप है, ज्योमेट्री तो हमारी क्या है, TBP, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है, ये भी हमारी हो गई। अब 3 बची हैं, 4 हमने कर ली, 3 बची स्ट्रक्चर्स। एक है AB3E2 टाइप, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, AB3E2 टाइप। जब हमने बेटा AB3E2 टाइप करनी है, इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 5, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर्स, 5 बॉन्ड, मतलब यहाँ पे भी हमारी ज्योमेट्री तो इस तरीके से ही रहेगी। यही है हमारी ज्योमेट्री, तो TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, लेकिन शेप चेंज होगी। शेप क्या आएगी, देखो यहाँ पे 2 हैं, तो दोनों को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाना है। किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा लो, बात एक ही है। तो हम थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए यहाँ भी लगा देंगे 2 लोन पेयर्स, ताकि जो हमें सिमेट्रिकल सी स्ट्रक्चर दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए ना स्ट्रक्चर, तो वो मिले। ठीक है, ये 2 लोन पेयर्स बच गए। अब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर बचे हैं, जिनको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी शेप क्या है, ये तो हमने देखना ही नहीं, इसकी शेप क्या बनेगी, ये कौन सी शेप बन रही है आपको, टी नहीं दिख रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस शेप को टी शेप। क्लियर है बेटा, ये हमारी AB3E2 टाइप होगी। अब इसकी एग्जाम्पल होती है बेटा ClF3। ठीक है, ClF3 इसकी एग्जाम्पल है AB3E2 टाइप। नेक्स्ट है AB5E। नेक्स्ट टाइप है हमारी AB5E, मतलब यहाँ पे 5 तो बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर थे तब हमारे पास क्या ज्योमेट्री आई थी बेटा, विदाउट लोन पेयर जब हमने किया था ऑक्टाहेड्रल ना, तो इसकी पहले हम ऑक्टाहेड्रल जैसे ही ज्योमेट्री बना लेंगे। ठीक है, अब 1 लोन पेयर है ना, यहां पे हम लगाएंगे एक्सियल पोजीशन बी, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या होगी बेटा, इसकी शेप होगी, देखो ये क्या है, ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर, ये क्या होएगा, एक पिरामिड।
स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप AB4E2, यहीं पे AB4E2 मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर होंगे 4, लोन पेयर होंगे 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, सॉरी, तो दोनों लोन पेयर्स हमारे पास एक्सियल पोजीशंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब शेप क्या चेंज होगी, लोन पेयर तो देखने ही नहीं, सिर्फ स्क्वायर रह गया, तो इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अब प्लेन बन गया, स्क्वायर तो प्लेन में ही होता है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन गई, स्क्वायर प्लेनर की शेप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हमने सभी टाइप्स कर ली विद लोन पेयर एंड विदाउट लोन पेयर। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर थी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इसके साथ वेस्पर थ्योरी तो हमारी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।